हरिओम। चलो अभी मुहूर्त वास्तु, उसके लिए बेसिक कुछ समझना है, वो मैं समझाना चाहूंगी कि ज्योतिष और वास्तुशास्त्र ये दोनों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है और वो है समय। समय कौन सा सही है, समय कौन सा सही नहीं है, किस समय में कौन सा कार्य करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य करना हो तो उसके लिए मुहूर्त देखा जाता है। तो वो मुहूर्त कैसे देखना चाहिए, उसका क्या महत्व है, मुहूर्त में कौन सी चीज हमें पॉजिटिव देखनी चाहिए, कौन सी चीज अच्छी रखनी चाहिए, ये सारी चीज बहुत मायने रखती है। क्योंकि ना हर समय हर वक्त हर एक ग्रह सही नहीं होता है, हर एक ग्रह हर किसी के लिए सही नहीं होता है। ऐसा तो हम समझ सकते हैं कि भाई ग्रह है सब सही है, कोई गलत ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जैसे हर एक की कुंडली के हिसाब से ग्रहों की असर अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से हर एक ग्रह हर एक के लिए ना सही नहीं होता है। किसी की कुंडली में सूर्य अगर अच्छा है तो सूर्य का फल अच्छा मिलेगा। किसी की कुंडली में अगर सूर्य 6, 8, 12 का ही मालिक हो रहा है तो वो बलवान सूर्य उसका काम का ही नहीं है। ये सारी चीज तो आपको भी समझ में आ गई होगी ज्योतिष के इतने सालों के बाद। लेकिन कुछ चीजें कि जब अगर हम जैसे कि शादी ब्याह, जैसे कि हमारे जो 16 संस्कार होते हैं जिसको हम छुटपन से ही बचपन से ही, जैसे बच्चा गर्भ में है तो माँ को सीमंत गोद भराई की जाती। उस वक्त आपके बच्चे की फ्यूचर के लिए या आपकी तबीयत के लिए और इन सब के लिए कौन से ग्रह और कौन से समय में ये कार्य होना चाहिए। दूसरा उसके बाद आता है, श्रीमंत के बाद आता है बच्चे का घर पे आना, पहली बार पालने में सुलाना, पहली बार उसको अन्न देना, बाहर का खाना देना। जब तक वो माँ का दूध ले रहा है तब तक तो नहीं, लेकिन जब भी बाहर की कोई चीज दी जाती है ना तो उसके लिए भी मुहूर्त, अन्नप्राशन मुहूर्त होता है। उसके बाद उसकी जो छठी लिखी जाती है 6वें दिन, उस दिन भी छठी लेखनी का मुहूर्त होता है। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से घर आता है या उसका पारना बनता है, पहली बार घर में पैर रखेगा तब भी अच्छा मुहूर्त देखा जाता है। उसके बाद उसको जो स्कूल में पढ़ाई के लिए रखते हैं या फिर पहला अक्षर उसको घर पे भी लिखाना हो या कुछ सिखाना हो तब भी मुहूर्त देखा जाता है। फिर जनोई या कुछ ऐसा जब बड़ा हो गया है तो हिंदू धर्म में तो जनोई का महत्व बहुत है, उसको तो खास संस्कार माना है 16 संस्कार में। उसके बाद शादी ब्याह आए, शादी करने के लिए वो भी बिना मुहूर्त नहीं की जाती, क्योंकि जिंदगी का पहला और आखिरी दो एक ही निर्णय होता है। इंसान यही सोच के करता है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए या मुझे दोबारा शादी की जरूरत ही ना पड़े। उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम के भी, दुकान की है, पहला काम किया है, नौकरी पे जा रहा है या कोई भी काम, कोई भी, अगर आप घर ले रहे हो तो घर का वास्तु करना है। उसके बाद अगर कोई ऑफिस या कोई उसके लिए कोई मकान या कोई जगह या ऑफिस बनाई है तो उसका वास्तु कलश रखना हो। हर एक किसी चीज का वास्तु कलश रखना। ये तो छोड़ो, अगर इंसान मर जाता है तो मरने के वक्त भी उसकी जो सभी क्रियाएं होती है उसमें भी मुहूर्त का महत्व है, ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं है आपके हिंदू में ही, वो तो हमारे जैन में भी है। अगर कोई पंचक में गुजर जाता है, महात्मा खुद जितने भी साधु संत महात्मा है उनकी सारी क्रियाएं नक्षत्र और मुहूर्त देख के ही की जाती। अंत्येष्टि की भी सारी क्रिया, ये सारा जो मुहूर्त में ही हर चीज का, इंसान का जन्म से लेके मरण तक हर चीज के लिए मुहूर्त देखना, ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम लोग तो इस चीज को, शायद आज के जमाने के जो बच्चे हैं वो शायद इस चीज को उतना महत्व ना दे पाए या ना देना चाहे। लेकिन आपको फिर भी इस बात को समझना है कि ये सारी चीजों का कोई क्या महत्व है, कुछ न कुछ तो महत्व होना ही चाहिए। ऐसा क्या है इन सब के पीछे का गणित जो हम ये सोचे कि भाई इस चीज को इतना महत्व क्यों दिया गया है या क्या कारण है।
जो ये हमारी लाइफ में हम इन सारी चीजों को इतना महत्व दे रहे हैं, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों हर एक बात के लिए या हर एक लोगों के लिए मुहूर्त का वक्त और ये सब बदल जाता है? हर एक की राशि के हिसाब से, हर एक के चंद्र के हिसाब से एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। व्हाई? ये सारी चीज क्यों बदल जाती? सबको चंद्र बलवान नहीं चाहिए, सबको सूर्य बलवान नहीं चाहिए, सबका मुहूर्त का वक्त अलग अलग आ जाता है। इन सब चीजों को हमें समझना चाहिए और ये समझने के बाद ही हम इसके लिए किसी भी एक डिसीजन पे या अच्छे से मुहूर्त निकालने की सारी चीजों पे जा सकते हैं। इसके लिए हमें मुहूर्त कैसे निकालना चाहिए, क्या क्या उसमें पॉजिटिविटी चाहिए, क्या क्या फैक्टर देखे जाते हैं, कैसे सभी ग्रहों का और सबका आकलन किया जाता है, उस सब चीजों को हमें सीखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि मुहूर्त की जरूरत क्यों होती। मुहूर्त की जरूरत इसलिए होती है कि हर एक काल, हर एक समय अच्छा ही है ऐसा होता ही नहीं। आपको ये पता होगा कि सुबह से लेकर शाम तक हर एक टोटल नवमांश कुंडली में आपके सभी 108 के 108 नवांश आ जाते हैं 24 घंटे में। सभी 12 राशियां और 12 राशि के 9 नवांश, 108 नवांश हुए, उतने नवांश 24 घंटे में आ जाते। हर एक 12 राशियों का हर एक नवांश में आना, तो कहीं ना कहीं किसी भी नवांश कुंडली में या लग्न कुंडली में, लग्न में राहु, केतु, हर्षल, प्लूटो या कोई नीच के ग्रह, ये इनका होना स्वाभाविक है, आएगा ही आएगा। क्योंकि 24 घंटे में 12 लग्न निकल जाते, तो 24 घंटे में जब 12 लग्न निकल जाएंगे तो 24 घंटे में से किसी ना किसी समय पे किसी ना किसी लग्न में या नवांश लग्न में राहु भी होना चाहिए, केतु भी होना चाहिए, है ना। कुंडली में 2-2 घंटे के लिए आएंगे और नवंश में 15-15, 20-20 मिनट के लिए आएंगे। तो इतने जितने भी लग्न कुंडली या नवांश कुंडली में राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो या कोई भी नीच के ग्रह, जैसे नीच का मंगल, नीच का गुरु, नीच का शनि, सभी ग्रह, अगर ये सारे ग्रह विद्यमान है तो वो सारा समय हमें टालना पड़ेगा। क्योंकि ये सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा समय वो क्रिएट कर रहा है जो समय में आपको कोई ना कोई दिक्कत आनी लिखी है। इतनी सारी दिक्कतें आना या कुंडली में आना या हैप्पी बर्थडे पूनम, हैप्पी बर्थडे पूनम, ऑल द बेस्ट फॉर यू बेबी एंड वेरी गुड फॉर यू। तो जो सिस्टम से और जो ग्रहों की स्थिति को लेकर हमें 12 लग्न या 12 कुंडली देखनी चाहिए या उससे हमें जो फलादेश करना चाहिए, उस फलादेश को लेकर ही आपके लिए कौन सा लग्न पॉजिटिव है, कौन सा नवांश पॉजिटिव है, आप किस प्रकार से नवांश कुंडली लोगे, कौन से ग्रहों को नवांश कुंडली में शुभ स्थापित करोगे और फिर ये कार्य करोगे, तो बहुत ही सूक्ष्म समय आपको मुहूर्त के लिए निकालना पड़ता है। हर एक समय, हर एक लग्न, हर एक नक्षत्र, हर एक ग्रह की स्थिति कभी भी अच्छे कार्य के लिए या शुभ कार्य के लिए सही नहीं मानी जाती। इसीलिए लग्न बनाना, नवांश लग्न बनाना उस समय जब मुझे अच्छा काम करना है, जब मुझे समझो कि मुझे मेरे घर में वास्तु करना है, कलश रखना है, तो कलश रखने के वक्त पे मुझे ऐसा कौन सा समय निकालना चाहिए जो मेरे फ्यूचर के लिए, हमेशा के लिए मुझे इस घर में सुख, शांति, समृद्धि और मेरे परिवार को अच्छा सा रख पाए, ऐसा माहौल खड़ा हो।
तो ऐसे माहौल खड़ा करने के लिए हमें अच्छे से अच्छे समय का लग्न और नवांश लग्न बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? मान लो ये वास्तु कलश की ही बात चल रही है। मान लो कि मुझे मेरे घर में वास्तु कलश रखना है तो बढ़िया सा समय चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी? तो जो घर के मालिक हैं, जो घर का मेन हेड मुखिया, या फिर वो घर की फर्स्ट लेडी, जो आप जिसको आप मुखिया कह सकते हो, जो मालकिन है, ये दोनों की हस्बैंड वाइफ जो लीडिंग कर रहे हैं घर में, वो दोनों की कुंडली के जो ग्रह हैं उसमें से चौथे, आठवें, 12वें में से चंद्र को या सूर्य को नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा जो लग्न है उससे चौथे भाव से या 8वें भाव से या 12वें भाव से अगर चंद्र का गोचर हो और उसी वक्त मैंने कोई शुभ कार्य किया, तो मेरे लिए वो कष्टदायक, मृत्युदायक होगा। क्योंकि चौथा, 8वां स्थान बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होता है। चौथा स्थान हम तो यही सोचेंगे कि अरे चंद्र चौथे में आ गया और ये घर का कलश है तो बहुत अच्छा है। हाँ, चौथे चंद्र में, चौथा लग्न के आपके 12 भाव में से चौथे भाव में चंद्र हो तो वो अच्छा है, लेकिन आपकी राशि से अगर चौथे भाव में आ गया ना तो बिल्कुल भी शुभ नहीं। इसीलिए चंद्र कुंडली सबकी, आपकी चंद्र की राशि देखी जाएगी और राशि से चौथे भाव में, आपकी चंद्र राशि से चौथे भाव में अगर आपने ये वास्तु या कुछ कर लिया चौथे भाव में, या आपके 8वें भाव या 12वें भाव में ग्रहों की प्लेनेट या पोजीशन, गोचर का चंद्र लेकर आपने ये कर लिया, तो समझ लीजिए कि ये आपकी फैमिली या आपकी सुख समृद्धि के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। तो इस चीज को तो हम तभी जान पाएंगे जब हम ज्योतिष या ये सारा वास्तु या मुहूर्त निकालना सीखे होंगे। ग्रहों का फल, ग्रहों की डिटेल और ग्रहों से मिलना या ग्रहों से मिलने वाला तालमेल, अगर आपको ज्योतिष नहीं आता है तो आप उसको ठीक से नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मेरी राशि से चौथे में जा रहा है चंद्र गोचर का, या मेरी राशि से 8वें से जा रहा है या 12वें से जा रहा है। और आप कोई भी अच्छा कार्य होगा आपको नहीं पता, आप मानते भी नहीं, आप ये सोचते हो ये सारी चीज ढकोसला है, हमको इसमें नहीं आना है, हम तो आज के नए जमाने के लोग हैं, साइंस के लोग हैं, तो हमको इस चीज को ध्यान नहीं देना। तो इतना समझ लीजिएगा कि ग्रह और ये सारा नक्षत्रों का घूमना, ग्रहों का घूमना, उसका शुभ अशुभ असर देते रहना, लोगों के सुख दुख का कारण बनना, ये सारी चीज आज के जमाने की है ऐसा नहीं है। वो तो सदियों से चली आ रही है और सदियों तक रहेगी। जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ग्रह भी आकाश में घूमते रहेंगे। आपके ज्यादा एजुकेशन ले लेने से ये चीज बदल नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम आज ये शुरू करेंगे कि मुहूर्त कैसे देखा जाता है। अच्छे समय में कोई काम करना है तो हमें अपने ही उस समय की मुहूर्त कुंडली बनानी पड़ेगी। जैसे आपने मैथ्स में, गणित में जन्म कुंडली बनाना सीखा है ना, उसी तरीके से बस मान लो कि मुझे 2 दिन बाद कहीं मुहूर्त करना है, कहीं ऐसा कलश रखना है या वास्तु मुहूर्त करना है, वास्तु कलश रखना है, तो मुझे उस समय, अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं सोमवार को मेरा ऑफिस का वास्तु कलश रखूंगी, तो सोमवार की उस समय की कुंडली बनानी पड़ेगी और उस कुंडली में लग्न में, नवांश में, नक्षत्र में, करण, योग, हर चीज मुझे देखनी पड़ेगी। और उस दिन का गोचर का चंद्र मेरे जन्म कुंडली से कहाँ जा रहा है वो भी देखना पड़ेगा। अगर घर मालिक है तो उसके भी कुंडली से कहाँ से जा रहा है हमें वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? मुहूर्त में ऐसी 1-2 चीज नहीं है कि आपने सिर्फ इतना देख लिया और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। मुहूर्त में हर चीज, मतलब कि एक निचोड़ है ये पूरा ज्योतिष का, जो आप 3 साल तक जो सीखते हो, वो सीखने के बाद अच्छे से अच्छा मुहूर्त आप कैसे निकाल पाओ, ये आपकी एबिलिटी के ऊपर।
आप जितना बढ़िया ज्योतिष बने होंगे उतना बढ़िया आप मुहूर्त निकाल सकते हो। और अगर ज्योतिष में आपने पूरा कोर्स ही नहीं किया है, आपने आधा अधूरा छोड़ दिया है, आपके पास जो मुहूर्त आप जिनके पास मुहूर्त निकालने के लिए जाते हो, आपको पता ही नहीं वो कितना पड़े। हो सकता है उन्होंने पूरा ज्योतिष ना किया हो और आप सब मुहूर्त निकलवाओ या आप टाइम निकलवाओ, तो डेफिनेटली गलती होगी। इसीलिए आप सब भी सीखो, साथ में ही सीखो कि हम कैसे करके अच्छे से अच्छा मुहूर्त निकाल पाए, या अच्छे मुहूर्त के लिए हमें क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, हम क्या करेंगे तो ताकि हम ये अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया समय इन सब में से निकाल के उसका हमारे शुभ कार्यों में उपयोग कर पाए। तो मुहूर्त के लिए हम शुरू करेंगे आज से ही कि पहले तो कि हम किस किस ग्रह को हमें किस चीज के लिए मुहूर्त में लेना चाहिए। मतलब हम अगर मान लो कि हम घर का मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं, तो उस वक्त गोचर में मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि मंगल गोचर में नीच का चल रहा है और हमने घर में घड़ा रखना है, तो अच्छी बात नहीं है। अगर गुरु नीच का चल रहा है और उस वक्त आपका हाउस वार्मिंग आप कर रहे हो, वो भी ठीक बात नहीं है। हाँ, पर ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है कि भाई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप 4 महीना, कोई 3 महीना, 2 महीना इंतजार नहीं कर सकते, तो आपको फिर नीच के ग्रह में तो हम ऐसा समझते हैं गुरु और शनि के लिए तो ये पॉसिबल नहीं होता, पर मंगल का ध्यान जरूर खींचा जा सकता है, क्योंकि मंगल ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीना, उससे तो ज्यादा तो वो नीच का रहेगा नहीं। बहुत कम है जहाँ 3-3, 4-4 महीना रहता है। तो अगर 1.5 महीने में ही मंगल नीच का हो बाहर निकलने वाला है, तो फिर हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जमीन, जो भी जमीन है, खेती है, फार्मिंग है, आपका फ्लैट है, बंगला है, वो सबका कारक मंगल है। तो जो कार्य करने वाला बेसिक कारक ही अगर आपका नीच का है, तो फिर आपको उस वक्त ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि हमें जो कार्य करना है उससे रिलेटेड ग्रह, जैसे कि शादी ब्याह करना होता है ना, तो आप जब भी विवाह मुहूर्त निकालोगे ना, आपको लड़के की कुंडली में सूर्य और चंद्र सूर्य और गुरु का देखना पड़ेगा योग, और लड़की की कुंडली में चंद्र और गुरु का योग देखना पड़ेगा। अगर लड़की की कुंडली से चंद्र या गुरु चौथे, 8वें या 12वें स्थान से जा रहा है, तो साफ मना कर दिया जाता है, साफ मना कि इसकी शादी नहीं हो सकती, इसको वैधव्य योग आ जाएगा, शादी लंबी चलेगी नहीं, या 2 में से एक व्यक्ति का जाना निश्चित हो जाएगा। ऐसे अगर लड़के की कुंडली में भी सूर्य और गुरु चौथे, 8वें, 12वें से जा रहा हो ना, तो उसके लिए भी ये बिल्कुल शुभ नहीं है। मृत्यु तुल्य कष्ट कभी भी आ सकता है। इसलिए विवाह जैसे कार्यों में भी ऐसी चीजें देखी जाती है। नॉर्मली तो जो आपको ये पंचांग दिया है मैंने, जो अपना जो संस्था का है, उसमें पीछे कम से कम 20 से 25 पेज है, जिसमें डिटेल लिखी है कि भाई आपको विवाह के लिए मुहूर्त चाहिए तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, अगर घर के लिए मुहूर्त निकालना है तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। पर ये तो आप निकालना सीख जाओ, उसके बाद का प्रोसीजर है, उससे पहले का नहीं है, इसलिए उससे हम सीखेंगे, लेकिन वो बाद में सीखेंगे। अभी हम यही सीखेंगे कि आपको चौथा, 8वां, 12वां स्थान कैसे पता चले। मान लो कि मेरी राशि वृषभ है, मेरी चंद्र की राशि है वृषभ। अगर मेरे राशि से नाम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर राशि से नाम नहीं है तो मेरी नाम राशि से भी आपको देखना पड़ेगा और मेरी जन्म राशि से आपको दोनों से देखना पड़ेगा। अगर मेरा नाम राशि से नहीं है तो फिर तो आपके पास बहुत लिमिटेड दिन मिलेंगे, फिर भी देखना जरूरी, क्योंकि आपका जिस राशि से नाम है उसकी भी असर आप पे 70% तो होगी ही होगी। तो आपको दोनों तरीके से चौथे, 8वें और 12वें, मतलब मान लो कि वृषभ राशि है तो वृषभ से चौथी राशि कौन सी हुई, वृषभ को हम 1 गिनेंगे तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, बराबर बराबर। सिंह राशि हुई चौथी,
वृषभ से चौथी हुई सिंह राशि। अब आठवीं कौन सी होगी? बहुत इजी हो जाएगा। देखो, आठवीं होगी धनु राशि। धनु ना, क्योंकि सातवीं, आप वृषभ लग्न को समझोगे तो सातवीं होगी आपकी वृश्चिक, तो ऑटोमेटिकली आठवीं हो जाएगी धनु। और 12वीं राशि चाहिए तो वृषभ ही अगर लग्न में है तो 12वीं राशि हो जाएगी मेष। तो आपको 1, 5, 9 का गोचर का चंद्र बिल्कुल भी नहीं लेना है किसी भी शुभ कार्य में। ये आपका बेसिक आ गया सबसे पहला। बाकी सारी चीज बाद में देखोगे। अगर आप किसी से अच्छे कार्य के लिए कहीं भी मिलने जा रहे हो, आपको ये 3 राशि परमानेंट अवॉइड करनी है। परमानेंट कोई भी कार्य हो, कोई भी, चाहे थोड़ा अच्छा हो, चाहे लंबे समय के लिए अच्छा हो, चाहे लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला ही कार्य हो कि ये जिंदगी में एक ही बार करना है, उसको तो आपको बहुत संभालना पड़े। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा भी अगर कार्य ऐसा हो ना, तब भी आप इस चीज का ध्यान रखोगे, क्योंकि चौथा, 8वां, 12वां तीनों को मृत्यु तुल्य कष्ट स्थान बोला गया है। तो आपको अपनी जिंदगी में अच्छा कार्य करने की बजाय आप अपनी तकलीफों को बढ़ाओ, या आप अपने मृत्यु जैसे कष्ट को सामने से बुलाओ। क्या आप इसको सही मानोगे? क्या ये प्रिफरेबल है? नहीं है ना? तो हम अपनी ही सारी गतिविधियों को ब्लॉक नहीं कर सकते, हम खुद तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कभी भी कोई भी कार्य में जो थोड़ा भी अच्छा हो या जो ज्यादा अच्छा हो, उसमें आप ऐसा चौथा, 8वां, 12वां चंद्र कभी नहीं लेंगे। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, हॉस्पिटलाइज होना, सर्जरी आए, एडमिशन का हो या जॉब का हो या डिलीवरी का हो, स्पेशली जब डॉक्टर बोल दे कि भाई आप ऐसा करो कि सिजेरियन करना पड़ेगा, सिजेरियन फिक्स है, तो आप हमें डेट और टाइम दे दो। तो आपको वैसी डेट और टाइम तो बिल्कुल नहीं देनी है जब माँ और बच्चा दोनों के लिए चौथा, 8वां, 12वां चंद्र उपस्थित हो जाए। ठीक है, समझ में आ जाए। माँ की अगर चौथे, 8वें, 12वें चंद्र की स्थिति में आपने दिया है तो उसको डेफिनेटली परेशानी होगी ही होगी, डिलीवरी रिस्क ही जाएगी। तो ये सारी चीज का आप ध्यान रखोगे ज्योतिष बनने के बाद, कि मुहूर्त निकालना है, ये सब निकालना है, तो इसके लिए बहुत अलर्ट होना भी जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मेजर बात आ गई, आपको चंद्र की पोजीशन देखनी पड़ेगी। आप चौथे, 8वें, 12वें में चंद्र की